साथियों, एक बार फिर से आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हम स्वागत करते हैं और आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे ओथेलो को। अगर हम ओथेलो की बात करते हैं तो ये विलियम शेक्सपियर की 4 प्रमुख ट्रेजेडीज में से एक है। ओथेलो को जो लिखा गया था वो 1603 में लिखा गया। कहीं कहीं आपको ये 1604, 1603 और 1604 भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसका जो फुल टाइटल है दोस्तों वो क्या है, द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो और द मूर ऑफ वेनिस। इसके बाद लिखा कब गया, 1603 में। कहाँ लिखा गया, ये इंग्लैंड में। और इसको पब्लिश करवाया गया 1622 में। कब पब्लिश करवाया गया, 1622 में। अगर हम विलियम शेक्सपियर के लिटरेरी पीरियड की बात करते हैं तो वो कौन सा है, हमारा रेनेसा पीरियड होता है दोस्तों, कि रेनेसा पीरियड में। तो चलो अब इनके कुछ प्रमुख कैरेक्टर की बात कर लेते हैं कि चलो की फैक्ट्स को एक बार समझ लीजिएगा, इस चैप्टर के की फैक्ट्स क्या है। इसके बाद हम लोग इनके कुछ प्रमुख कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम इनके की फैक्ट्स की बात करते हैं प्ले की, तो सबसे पहले इसका फुल टाइटल देखो। इसका फुल टाइटल क्या है, द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो, या आप ये भी कह सकते हो, आपके एग्जाम में इस तरीके से भी लिखा हुआ हो सकता है, द मूर ऑफ वेनिस। क्लियर है। इसको लिखा कब गया, 1603 में। कहाँ, इंग्लैंड में। पब्लिश कब करवाया गया, 1622 में। और इस प्ले को जब लिखा गया था, इस ट्रेजेडी को जब लिखा गया था, उस समय लिटरेरी पीरियड हमारा कौन सा था, तो रेनेसा चल रहा था। इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे इसका जेनरा क्या है दोस्तों, तो ये ट्रेजेडी है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इनकी 4 ग्रेट ट्रेजेडीज थी। ओके, ओथेलो ये उनमें से एक है, जिसमें आपके किंग लियर है, मैकबेथ है, हैमलेट है, ओथेलो भी उन्हीं में से एक है दोस्तों। अगर हम सेटिंग की बात करते हैं, इसकी सेटिंग कहाँ हुई, तो दोस्तों ये वेनिस, इसका पहला एक्ट जो होता है वो वेनिस में होता है। और इसके बाद सी पोर्ट इन साइप्रस। कहाँ, साइप्रस में। इसका एंटोगोनिस्ट अगर दिखाया जाता है, विलेन अगर होता है, इसका गद्दार कौन है, तो वो यागो है दोस्तों। ओके, एंटोगोनिस्ट। और प्रोटोगोनिस्ट कौन है, इसका हीरो, इसका दिखाया जाता है ओथेलो। इसे हम ट्रेजिक हीरो भी कह सकते हैं दोस्तों। इसका जो ट्रेजिक हीरो होता है वो ओथेलो होता है। तो एंटोगोनिस्ट यानी कि गद्दार कौन है, इसका विलेन कौन है, वो यागो है। खलनायक अमरीश पुरी समझो इसको पूरा, ठीक है। और इसके बाद में प्रोटोगोनिस्ट, इसका हीरो कौन है, ट्रेजिक हीरो कौन है, तो वो ओथेलो है दोस्तों। अगर हम इसके ट्रेजिक हीरोइन की बात करते हैं कि इस प्ले की ट्रेजिक हीरोइन कौन है, तो इस प्ले की ट्रेजिक हीरोइन डेस्डेमोना दिखाई जाती है। इसका सोर्स क्या है, सिंथियाज हेक्टोमिथी। ओके, इसका सोर्स है दोस्तों। तो अब आपको क्लियर पता लग गया होगा इसके सोर्स को बारे में, आपको अच्छे से देख करके जाइएगा। दूसरा, इसके थोड़ा सा एक डायग्राम के थ्रू इसको ज़रा समझ लीजिएगा कि एक्सपोजिशन कभी कभी आप पूछ लेते हैं कि ये एक्सपोजिशन क्या होता है। एक्सपोजिशन क्या होता है, इंसाइटिंग इंसिडेंट्स होती हैं, यानी कि स्टार्टिंग की कहानी जो होती है वो एक्सपोजिशन कहलाती है। इसके बाद जैसे जैसे एक्शन राइज होता चला जाता है और वो अपने एक ऐसा पीक पॉइंट आता है, एक ऐसा समय आता है जहाँ पे क्लाइमैक्स होता है, और इसके बाद फिर से फॉलिंग एक्शन शुरू हो जाता है। और ये जो फॉलिंग एक्शन होता है वो रिजोल्यूशन कहलाता है, और शुरुआती एक्शन जो होता है एक्सपोजिशन कहलाता है दोस्तों। इसके बाद अब हम इसके कुछ कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर कभी कभी पूछ लेते हैं कि 4 ऑप्शंस दे देंगे और पूछ लेंगे कि ये कैरेक्टर कौन से प्ले का है। तो आप कैरेक्टर एकदम बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा कि कौन कौन से मेन कैरेक्टर हैं और ये क्या हैं दोस्तों, समझिए। और एक कॉपी पेन निकाल लीजिएगा, लिखते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि यही तुम्हारी मदद करेंगे। दूसरा, आपको जहाँ से जो भी चीज़ें अच्छी लगें वहाँ से आप उनको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। अगर हम ओथेलो की बात करते हैं तो ओथेलो होता कौन है, देखो इसी के नाम पर इस पूरे के पूरे प्ले का जो है टाइटल भी रखा गया ओथेलो। ये ओथेलो कौन होता है, जनरल दिखाया जाता है इन जो वेनेशियन मिलिट्री होती है उसमें जनरल की पोस्ट पर होता है। इसके बाद प्ले का प्रोटैगनिस्ट है और हीरो भी है। इसके बाद में क्रिश्चियन मूर है ये, ठीक है। दूसरा क्या होता है, ओथेलो जो है वो हस्बैंड दिखाया जाता है और ओथेलो की पत्नी
किसका हस्बैंड दिखाया जाता है? डेस्डेमोना का। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ओथेलो की पत्नी कौन है? डेस्डेमोना दिखाई जाती हैं। शुरुआत में ये भी कह सकते हो फॉल इन लव विद डेस्डेमोना और आफ्टर दैट ही मैरिड हर। इसके बाद उनसे क्या कर लेते हैं? ये शादी कर लेते हैं। दूसरा हम ब्रेवेंशियो की बात करेंगे। ये ब्रेवेंशियो एक दूसरा कैरेक्टर है। ब्रेवेंशियो क्या है? ब्रेवेंशियो को समटाइम्स कॉल्ड ब्रेवेंजियो। ओके, इस नाम से भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया है। ये ब्रेवेंशियो कौन है? डेस्डेमोना के पिता दिखाए जाते हैं और ये वेनेशियन सीनेटर दिखाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे डेस्डेमोना की, क्योंकि ये भी एक लीडिंग कैरेक्टर है और इन्हीं कुछ गिने चुने कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द पूरी की पूरी कहानी घूमती रहती है। अगर इन कैरेक्टर्स को इस पूरे के पूरे प्ले में से निकाल दिए जाएं तो मुझे नहीं लगता ये पूरा प्ले रहेगा, ठीक है। तो इन लीडिंग कैरेक्टर के बारे में अच्छे से जानते चलिएगा। और ये वेनेशियन ब्यूटी दिखाई जाती है, बहुत ही खूबसूरत, प्यारी, सुंदर, अच्छी महिला होती है जिसका नाम डेस्डेमोना होता है। और डेस्डेमोना जो है, इसके पीछे वेनिस के सभी जितने भी खूबसूरत राजकुमार होते हैं सभी डले हुए होते हैं, लेकिन फाइनली ये किसके साथ भाग जाती है? ओथेलो के साथ। और ओथेलो की बहादुरी भरी कहानियों को सुन करके उससे बहुत ज़्यादा प्रेरित हो जाती है और इस वजह से ये भी ओथेलो को चाहने लगती है, प्यार करने लगती है। बाद में ये भाग करके ओथेलो से शादी कर लेती है और ये किसकी पुत्री होती है? ब्रेवेंशियो की पुत्री होती है। मैंने क्या बताया? ये ब्रेवेंशियो की पुत्री है, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं ये जो ब्रेवेंशियो है वो डेस्डेमोना का पिता दिखाया जाता है और यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं ब्रेवेंशियो की पुत्री का नाम क्या है? डेस्डेमोना है। दूसरा यागो। यागो एक विलेन होता है, अर्थात हम यहाँ पे फिक्शनल कैरेक्टर है ये भी एक प्ले में, और ये प्ले का मेन एंटागोनिस्ट है, विलेन है, गद्दार है, खलनायक समझो इसको। दूसरा, इसने इस तरीके से खलनायकी करता है कि ये इस प्ले के हीरो का जो ओथेलो होता है उसका ट्रस्ट जीत करके उसको धोखा देता है। यानी कि ओथेलो ट्रस्टेड पर्सन है बट जेलस करता है एंड ट्रेटरस इंसान, और इसके खिलाफ हमेशा जेलसी। लेकिन जो यागो होता है वो ओथेलो के खिलाफ जहर उगलता रहता है, अंदर ही अंदर जेलसी भरी भावनाएं होती हैं और उसके खिलाफ जो है षड्यंत्र रचता रहता है। किसके खिलाफ? ओथेलो के खिलाफ। कौन? यागो। और ये यागो जो होता है वो इमिलिया का हस्बैंड दिखाया जाता है, यानी कि इमिलिया और यागो पति पत्नी दिखाए जाते हैं इसमें, ठीक है। इमिलिया का हस्बैंड का क्या नाम है? यागो। यागो की पत्नी का क्या नाम है? इमिलिया। दूसरा एक माइकल कैसियो, इसको हम कैसियो भी पुकारते हैं, ज़्यादातर पूरा नाम इसका इसमें है माइकल कैसियो। अगर हम इस माइकल कैसियो की बात करते हैं तो ये ओथेलो का एक लॉयल पर्सन है और मोस्ट बिलेव्ड कैप्टन दिखाया जाता है, सबसे ज़्यादा प्यारा कैप्टन दिखाया जाता है। कैसियो जो है एक कैसियोस लवर, ये जो बियंका होती है वो कैसियोस की क्या होती है? लवर होती है। बियंका जो होती है वो कैसियो की क्या दिखाई जाती है? लवर। या हम ये भी कह सकते हैं जो कैसियो होती है वो बियंका को, कैसियो जो होता है वो बियंका को क्या करता है? प्यार करता है। इसके बाद अगला कैरेक्टर हम इमिलिया का लेकर आए हैं। इमिलिया जो है वो यागो की पत्नी होती है और डेस्डेमोना की मेड सर्वेंट दिखाई जाती है। किसकी? डेस्डेमोना की। इसके बाद में बियंका, हम बियंका के बारे में बता ही चुके हैं। बियंका कौन है? बियंका जो है वो कैसियो की लवर। ये जो बियंका होती है वो कैसियोस की लवर दिखाई जाती है। इसके बाद में हम एक और कैरेक्टर की बात करते हैं, रोड्रिगो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ये डिसल्यूट वेनेशियन होता है, या ये भी कह सकते हैं मूर्ख व्यक्ति, सबसे यही दिखाया जाता है, ये मान करके चलिएगा रोड्रिगो। और ये रोड्रिगो जो होता है लव विद डेस्डेमोना, और डेस्डेमोना का लवर दिखाया जाता है, बट डेस्डेमोना इसको पसंद नहीं करती है, लेकिन ये डेस्डेमोना से शादी करने के लिए पागल रहता है, एकदम उसके पीछे पड़ा रहता है और अपना सारा पैसा और समय पूरा बर्बाद कर देता है सिर्फ डेस्डेमोना को पाने के लिए। और इसका जो है उपयोग कौन करता है? यागो। इसके बाद में हम ग्रेसियानो की बात करेंगे। ये जो ग्रेसियानो दिखाया जाता है इस चैप्टर में वो ब्रेवेंशियोज का ब्रदर दिखाया जाता है, भाई दिखाया जाता है। ब्रेवेंशियो का भाई कौन? ग्रेसियानो।
इसके बाद में लोडोविको की बात कर लो कि ये लोडोविको कौन है। लोडोविको जो एक्चुअली कौन है, ब्रेवेंशियो का किंग्समैन है, या हम ये भी कह सकते हैं डेस्डेमोना का कजिन। डेस्डेमोना का कजिन जो दिखाया जाता है वो कौन, लोडोविको दिखाया जाता है। मोन्टानो की बात करो, ये मोन्टानो कौन है, तो ओथेलोज ओके वेनिशियन प्रेडिसेसर इन द गवर्नमेंट ऑफ साइप्रस। ओके, ये जो साइप्रस का मोन्टानो जो दिखाया जाता है वो साइप्रस का पहले गवर्नर दिखाया जाता था, मोन्टानो प्रेडिसेसर था इसका। ओके, बाकी अन्य कैरेक्टर भी इसमें होते हैं, जैसे सर्वेंट दिखाया जाता है, सीनेटर्स दिखाया जाता है, सेलर होते हैं, कुछ ऑफिसर्स, जेंटलमैन, मैसेंजर्स, हेराल्ड्स, अटेंडेंट्स, म्यूजिशियंस, ये भी कुछ अन्य कैरेक्टर भी वहाँ पर दिखाए जाते हैं। बट ये कैरेक्टर मायने नहीं रखते, तो इनको बहुत ज़्यादा आपको समय बर्बाद, जो मेन कैरेक्टर थे उनको अपने दिमाग में बनाए रखिएगा दोस्तों। तो अब आपको क्लियर पता लग रहा होगा। अब हम लोग शुरुआत करेंगे इसकी हिंदी स्टोरी की कि व्हाट इज द हिंदी स्टोरी ऑफ दिस टॉपिक। ओके, पूरी हिंदी स्टोरी क्या है इसकी, इसको देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। अगर हम इसके हिंदी स्टोरी की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से कैरेक्टर है, मैंने थोड़ा सा इसको इस तरीके से, इसमें कौन कौन से मेन कैरेक्टर है एक बार लेकर के चलिएगा। यागो, एमिलिया, रोड्रिगो, ओथेलो, डेस्डेमोना, कैसियो, बियांका, ये इसके कुछ मेन कैरेक्टर दिखाए जाते हैं। तो आपको क्या समझ आया कि इसके मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, और हमने इसको तो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एक्सपोजिशन क्या कहलाता है, शुरुआती एक्शन होता है। ओके, और रिजोल्यूशन क्या कहलाता है, यानी कि डिनाउमेंट, जो डिनाउमेंट होता है वो इसके लास्ट का एक्शन दिखता है। अर्थात राइजिंग एक्शन जो है वो कॉम्प्लिकेशन, और इसके बाद कहानी क्लाइमेक्स पे पहुंचती है, इसके बाद फिर से रिवर्सल होती है, और रिवर्सल को हम फॉलिंग एक्शन कहते हैं। तो अब ये क्लियर हो रहा होगा। थोड़ा सा हम डायग्राम के थ्रू इसकी पूरी की पूरी कहानी को और स्टोरी को समझते चलेंगे साथियों। अगर हम इस कहानी की बात करते हैं, इस स्टोरी की बात करते हैं, तो जरा चार्ट के द्वारा इसको समझिएगा कि इसकी कहानी क्या कहती है हमसे। हम शुरुआत करेंगे इसके एक्ट 1 यानी कि एक्ट 1 और सीन 1 से, कि एक्ट 1 और सीन 1 में किसकी कहानी चलती है। अगर हम एक्ट 1 और सीन 1 की बात करते हैं तो नाटक के आरंभ होने से पहले अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हो चुकी होती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वह प्रसिद्ध सीनेटर एक दिखाया जाता है, ब्रेवेंशियो जिसका नाम होता है, उसकी एक पुत्री होती है जिसका नाम होता है डेस्डेमोना, वो ओथेलो के साथ भाग गई है। ओके, जो अपने समय की सर्वश्रेष्ठ सेनापति था ब्रेवेंशियो, उसकी पत्नी डेस्डेमोना ओथेलो के साथ भाग गई है। इससे कहानी की मैं शुरुआत करूंगा एक्ट 1 सीन 1 से दोस्तों। तो देखते हैं एक कैरेक्टर चार्ट के द्वारा हम अच्छे से समझते चलेंगे, बाकी कहानी को भी बताते चलेंगे। हमने क्या बताया था कि वो वहाँ से भाग गई है, और ब्रेवेंशियो जो होता है वो उस समय का सबसे बड़ा जो है सेनापति, सर्वश्रेष्ठ सेनापति दिखाया जाता है। यहाँ पर एक मूर्ख रोड्रिगो दिखाया जाता है, वह डेस्डेमोना से विवाह की आशा में आया हुआ है और डेस्डेमोना से विवाह करना चाहता है, तथा यागो ओथेलो से इसलिए ईर्ष्या करता है। ये जो यागो है वो हेट करता है किससे, ओथेलो से, लेकिन वो इसलिए ईर्ष्या करता है क्योंकि उसके स्थान पर कैसियो को उसने प्रमोट कर दिया है। अर्थात कैसियो को उसने क्या बना दिया है, वहां का लेफ्टिनेंट के पद पर उसको प्रोन्नत कर दिया है। अर्थात ये सब चीज़ें सम्मिलित रूप से भविष्य के नाटक का जो आधार होता है उसको तैयार करते हैं। ये शुरुआती कहानी चल रही होती है एकदम। जब हम शुरुआती कहानी की बात कर ही रहे होते हैं कि उसी समय क्या होता है, आरंभ में ही इसके जैसे नाटक की शुरुआत होती है, उसी समय रोड्रिगो तथा यागो बात करते हुए वहाँ पर दिखाई देते हैं। और यागो ने डेस्डेमोना के भागने के रहस्य को उससे गुप्त रखा है। वह उससे इसलिए नाराज है कि यागो उसके साथ ईमानदारी से व्यवहार नहीं कर रहा है, यद्यपि उसके धन को उसने व्यक्तिगत आनंद के लिए व्यय कर रहा है। ये रोड्रिगो, क्योंकि यागो जो होता है ना, यागो जो होता है वो रोड्रिगो से कहता है कि अगर तुम मेरा साथ दोगे
इससे कहता है, ये यूज करता है रोड्रिगो को कि अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हारा प्यार मिलवा दूंगा। ये जो लव्स किसको, डैश डोमेना से तुम्हारी शादी करवा दूंगा। कौन कहता है? यागो कहता है। किससे? यागो यूज करता है किसको? रोड्रिगो को। और रोड्रिगो लव करता है डैश डोमेना से, तो ये वादा करता है कि हम तुम्हारे प्यार को प्राप्त करने में मदद करेंगे। अब कहानी और आगे, यागो बहुत यहाँ पर, लेकिन स्वाभाविक रूप से इसने बहुत सारा पैसा भी ले लिया यागो ने रोड्रिगो से, और उसने अपने व्यक्तिगत आनंद के लिए उसके सारे पैसे को खर्च कर दिया और अपने इस मित्र के इरादे पर संदेह कर रहा है। स्वाभाविक रूप से वह उससे क्रोधित है और अपने इस मित्र के इरादे पर संदेह करता है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात ये होती है, ये जो यागो दिखाया जाता है ना, वो बहुत ही चतुर और चालाक होता है और रोड्रिगो के संदेह तथा क्रोध को ये कहकर शांत कर देता है कि वह ओथेलो को तनिक भी प्यार नहीं करता। मैं तो दिखावा करता हूँ, मैं कोई भी उसे किसी तरीके का लव नहीं करता। ओके, क्योंकि उसे स्वयं को भी धोखा दिया गया है, अर्थात उसे स्वयं को भी धोखा दिया गया है, यानी कि वो स्वयं भी उसको धोखा देना चाहता है। रोड्रिगो बड़ी सरलता से उसकी बातों में आ जाता है और उसकी इन बातों से संतुष्ट हो जाता है। जब यागो उसे यह बताता है कि वह उसके विरुद्ध कार्य आरंभ करेगा, परंतु यहाँ पे जो रोड्रिगो होता है उस पर तुरंत विश्वास नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि यदि यागो ओथेलो से घृणा करता है तो उसे इतनी लगन से उसकी सेवा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो यागो होता है वो बड़ा धूर्त होता है, यानी कि ये डबल फेस्ड व्यक्ति है। ओके, दिखावा कुछ और करता है और करता कुछ और है। दिखावा ऐसे करता है कि ओथेलो के प्रति ऐसे दिखावा करता है जैसे कि उससे ज़्यादा वह किसी को प्यार नहीं करता, लेकिन मन ही मन अंदर ही अंदर वह इससे क्या करता है? घृणा करता है। ये बात रोड्रिगो को भी समझ आती है कि यार अगर ये यागो ओथेलो से घृणा करता है तो ये इससे इतना ज़्यादा लगाव क्यों नहीं। ये बात इसको हजम नहीं हो रही, लेकिन यागो इसको संतुष्ट कर ले जाता है अपनी बातों से। अब यागो इस मूर्ख को फिर से अपना हथियार बनाता है और उसे ब्रेवेंशियो के घर के पास अत्यधिक शोर शराबा करने तथा डैश डोमेना के संबंध उजागर करने और उसके भागने की खबर को प्रकट करने की सलाह देता है। अब ये क्या करता है, ये जो यागो होता है वो रोड्रिगो का फिर से यूज करता है और कहता है यार तुम जाओ डैश डोमेना के घर पर, जो कि ब्रेवेंशियो उसके पिता हैं, ओके बहुत अच्छे सीनेटर हैं, उसके घर पर जाओ, शोर शराबा करो और ब्रेवेंशियो से कहो जा करके कि तुम्हारी बेटी जो डैश डोमेना है वो ओथेलो के साथ भाग गई है और उसने भाग करके शादी कर ली है। अब ये रोड्रिगो इसकी बातों में, यागो की बातों में आ जाता है और वहाँ पर जा करके शोर शराबा करता है और ब्रेवेंशियो को पूरी घटना बता देता है कि आपकी बेटी डैश डोमेना वो है ओथेलो के साथ भाग गई है। जब ये बात ब्रेवेंशियो को पता लगती है तब देखो क्या होता है। ब्रेवेंशियो के वहाँ पर चीखने चिल्लाने से सभी लोग जाग जाते हैं। रात्रि का समय होता है। ओके, रात्रि में जागने पर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। वे ब्रेवेंशियो की उत्सुकता व क्रोध जगाते हैं और जब वह उसके इस प्रकार के व्यवहार का विरोध करता है तो वे बताते हैं कि डैश डोमेना अब उसकी पुत्री नहीं रही है। ब्रेवेंशियो इसे मूर्खता की बात समझता है और रोड्रिगो नशे में बेकार बकवास कर रहा है, ऐसा डैश डोमेना के पिता ब्रेवेंशियो कहते हैं। ओके, कि तुम ये नशे में बेकार की बातें मत करो। इसी बीच कुछ भी स्पष्ट रूप से बताए बिना यागो वहाँ से खिसक लेता है। यागो यहाँ से चला जाता है और जब सीनेटर को ये विश्वास हो जाता है कि उसकी पुत्री वास्तव में ही भाग गई है, तो वह लोगों के समूह के साथ उसकी तलाश में निकल पड़ता है। वहाँ से जाते समय यागो रोड्रिगो से मूर कौन? ओथेलो को ही कहते हैं मूर, हमने पहले भी बता दिया शुरुआत में ही। ओके, ओथेलो को ही मूर कहा गया है यहाँ पर। तो वहाँ से जाते समय यागो रोड्रिगो से मूर्ख को, ओके, सेक्रेटरी एक जगह का नाम है
जिस जगह का नाम है उसका नाम है SAGITTARI, सेगेट्री। ओके, में तलाश करने के लिए कहता है इस जगह पर जहां ओथेलो व डेस्डेमोना को मिलने की आशा है। इससे उसे ब्रेवेंशियो का दिल जीतने में भी सहायता मिलेगी। तो ये कहानी एक्ट फर्स्ट और सीन फर्स्ट की होती है। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक्ट फर्स्ट, लेकिन सीन सेकंड होगा। दोस्तों, अब कहानी हमारी शुरू होगी, एक्ट फर्स्ट ही रहेगा लेकिन सीन चेंज हो जाएगा। पहले सीन की कहानी हमने बता दी कि पहले सीन में क्या क्या चीज़ें चली थी। अब एक्ट फर्स्ट रहेगा लेकिन सीन चेंज हो जाएगा। और दूसरे सीन में क्या होता है देख, दूसरे सीन में यागो जो होता है वो ओथेलो से, जो कि दिमूर दिखाया जाता है, उससे बात करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ से शुरुआती इस सीन की इसी चीज़ से होती है, जो ऐसा दिखता है कि वह अपने सेना नायक के प्रति बहुत सम्मानपूर्ण और कर्तव्यपरायण है। कौन? यागो ओथेलो से बात करता दिखाई देता है, और वो ऐसे बात करता है जैसे कि जो ओथेलो है, सेना नायक है, लेफ्टिनेंट है, वह उसके प्रति बहुत सम्मानपूर्ण और बहुत कर्तव्यपरायण है, यानी कि एकदम सबसे सच्चा पक्का ओके सेवक अपने आप को बताता है ओथेलो के सामने। ठीक है, वह उसे सूचित करता है कि ब्रेवेंशियो ने अनेक बार उसके प्रति इतनी अति अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया था कि कई बार उसके मन में अपनी तलवार निकालने की भावना आ गई। अब ये जो यागो है ना, ओथेलो के सामने ये बात कर रहा है कि तुम तो वहाँ से चले आए, वहाँ तो मैं ही रह गया था, तुम तो डेस्डेमोना के साथ भाग आए थे। अब जब मैं वहाँ रह गया था तो वो जो उसका पिता था डेस्डेमोना का, ब्रेवेंशियो, वो जो सीनेटर है ओके वेनिस का, वो ऐसी बातें आपके बारे में कर रहा था। मन तो ऐसा कर रहा था कि तलवार निकाल करके उसको वहीं ढेर कर दूं, ये, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ओके, परंतु वह शांत भाव से दूसरों की हत्या करने का आदी नहीं है। कितना जो है अपने आप को मासूम बताता है, एकदम मासूम है, देख लो। ठीक है, इसको कहते हैं कि आस्तीन का सांप। ओके, तो यागो जो होता है ना, वो मन में अपनी ये सामने देखो किस तरीके से उसकी चापलूसी कर रहा है, और अंदर ही अंदर षड्यंत्र रचता रहता है ओथेलो के खिलाफ। ये वह शांत भाव से दूसरों की हत्या करने का आदी नहीं है, अतः मैंने अपने आप को रोक लिया, नहीं तो युद्ध क्षेत्र में वह बहुत क्रूर रहा है। कौन? यागो कहता है, किससे? ओथेलो से, कि युद्ध क्षेत्र में तो आपने देखा ही है, मैंने कितनों के सर काटे, मैं कितना क्रूरता से लड़ता था, लेकिन मैंने जैसे तैसे आपके खिलाफ ब्रेवेंशियो बातें कर रहा था, मैंने रोक लिया, कुछ भी नहीं कहा, जाने दिया, बात आपकी थी। इसके बाद ओथेलो इस बात से बहुत संतुष्ट है कि यागो ने स्वयं पर नियंत्रण रखा और अनुचित व्यवहार नहीं किया। ये जो ब्रेवेंशियो होता है, उसके अपराध के लिए ओथेलो को दंडित करने पर दृढ़ है, क्योंकि ब्रेवेंशियो ओथेलो को घृणा भी करता है, ओके, पसंद बिल्कुल नहीं करता है। और इस अपराध जो कि उस अपनी ब्रेवेंशियो की बेटी डेस्डेमोना को भगा ले गया है, तो इस अपराध के लिए वह इसे ओथेलो को दंडित करना चाहता है कि वह उसके विरुद्ध जो है अपने प्रभाव का प्रयोग करेगा, क्योंकि ब्रेवेंशियो भी एक सीनेटर है। जब ये सीनेटर है तो ये कहाँ ड्यूक के पास चला जाता है, साइप्रस का जो क्या ड्यूक होता है, वो ड्यूक के पास, वेनिस के ड्यूक के पास जाता है। उसे विश्वास है कि उसने अपने देश की सेवा की है और वह इसको ओथेलो को दंडित कराने में अवश्य सफल होगा। इसी बीच वहाँ कुछ अफसर उसे ढूंढते हुए पहुँच जाते हैं, और क्या होता है कि यागो की सलाह से ओथेलो सुरक्षा के लिए स्वयं को अपने ओथेलो भी कहीं छुपा होता है सुरक्षा की दृष्टि से, और यागो ओथेलो के प्रति अपना प्रेम दिखाता है बहुत ज़्यादा। परंतु ओथेलो का यह कार्य उसका डरपोकपन नहीं है, क्योंकि ओथेलो डरता नहीं है। वो कहता है मैंने कुछ भी गलत नहीं किया जो मुझे ज़रूरत हो, और अपने अपराध के प्रति सजग है
कि अगर उसने कोई अपराध किया है तो उसे दंडित मिलना चाहिए, दंड मिलना चाहिए, उसको दंडित किया जाना चाहिए। कैसियो यह सूचना लेकर आता है कि ड्यूक ने उसे तुरंत बुलाया है। ये जो कैसियो होता है ओथेलो का लेफ्टिनेंट दिखाया जाता है और ये ड्यूक के पास आता है, सॉरी ओथेलो के पास, कि तुमको ड्यूक ने बुलाया है, अर्थात तुम्हें अभी तुरंत यहाँ से चलना चाहिए। इसके बाद ब्रेबेंशियो जब वो वहाँ पहुँचता है सभा में पहुँच करके देखता है कि ब्रेबेंशियो ये जो ब्रेबेंशियो है वो बहुत ज़्यादा क्रोधित है, ओथेलो पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है और चाहता है कि ओथेलो ने जो कुछ भी किया है इसके लिए उसको कठोर दंड दिया जाए। लेकिन यहाँ पर ओथेलो विशेष रूप से पूर्ण रूप से एकदम शांत है, वो कुछ नहीं कह रहा है, क्योंकि यागो और एक कैरेक्टर और होता है यागो और रोड्रिगो, ये दो, ठीक है, यागो और रोड्रिगो ने अपनी मित्रता तथा सहयोग का आश्वासन दिया किसको, ओथेलो की, यार दो कोई बात नहीं, हम तेरे साथ हैं। ओथेलो ये देखकर ब्रेबेंशियो आग बबूला हो जाता है। जैसे ही ओथेलो को ब्रेबेंशियो देखता है तो जो ब्रेबेंशियो होता है डेस्डेमोना का पिता, ये ओथेलो को देख करके आग बबूला हो जाता है और वह ये आरोप लगाता है ओथेलो के ऊपर कि तूने मेरी बेटी के ऊपर कुछ जादू टोना कर दिए हैं, ठीक है, अर्थात जादू टोने का प्रयोग किया है और जादू टोना का प्रयोग करके तूने डेस्डेमोना को अपने जाल में फंसा लिया। इसी कारण उस जैसी प्यारी सुंदर कोमल सफ़ेद एकदम स्नो वाइट कोमल लज्जाशील लड़की को अपने प्रेम में फंसा लिया, वो भी उससे प्रेम करने लगी और उसके साथ भाग गई। तुमने ऐसा क्या जादू टोना किया, ऐसा क्या कर दिया? ओके, उसका पालन पोषण हमने जब अपने घर में जो है कौन, ब्रेबेंशियो कहते हैं कि हमने अपने घर में डेस्डेमोना का पालन पोषण बड़ी कोमलता से बड़ा नाजुक ढंग से किया है। वह धनाढ्य, क्योंकि यहाँ पर जो डेस्डेमोना होती है वो बहुत ही धनाढ्य परिवार से संबंध रखती है, इसलिए क्योंकि उसका पिता एक सीनेटर दिखाया जाता है साहब, ओके, वेनिस का। अतः कोई ये विश्वास नहीं कर सकता कि ओथेलो जैसे काले कुरूप, एकदम देखोगे तो गैंडा दिखेगा ये, ठीक है, कभी देखना, काला कुरूप व्यक्ति से प्रेम करेगी, मैं तो उम्मीद भी नहीं कर सकता, लेकिन तुमसे कैसे। लेकिन किसी ने सच ही कहा है कि फिजिकल ब्यूटी मायने नहीं रखती, उसकी स्पिरिचुअल ब्यूटी को देख करके डेस्डेमोना ने उससे प्रेम किया था। और वैसे भी ये सत्य है कि स्पिरिचुअल ब्यूटी इज एवरीथिंग एंड फिजिकल ब्यूटी इज नथिंग, क्योंकि फिजिकल ब्यूटी जो है वो समय के साथ साथ ढलती रहती है। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ कि तेरे जैसे काले व्यक्ति से गैंडा जैसा सूरत है तेरा, इससे मेरी बेटी प्रेम इतनी सुंदर प्यारी कोमल खूबसूरत एकदम स्नो वाइट बर्फ से भी अधिक सफ़ेद जो है डेस्डेमोना, तुझसे तो प्रेम कर ही ना सकती है, तो कुरूप व्यक्ति से प्रेम कैसे करेगी। उसने वह आदेश भी देता है ओथेलो को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, उचित निर्णय और दंड के लिए ड्यूक के सामने प्रस्तुत किया जाए, ऐसा आदेश दिया जाता है। ओथेलो जानता है कि ये युद्ध के दिन हैं, क्योंकि उसी समय साइप्रस में जो है युद्ध का समय चल रहा था। साइप्रस पे तुर्की जो बेड़ा थे, तुर्की हवाई बेड़ों ने, जहाज़ों ने, तुर्किश ने जो है साइप्रस पर आक्रमण करने के बारे में सोच रहे थे। तो युद्ध के दिन हैं, यदि उसे जेल में डाल दिया जाता है तो वह ड्यूक तथा देश की सेवा नहीं कर पाएगा। ये बात कौन कहता है? ओथेलो कहता है। जब ब्रेबेंशियो को ये पता लगता है कि ड्यूक ने सभा बुलाई है और ओथेलो को वहाँ उपस्थित होने के लिए कहा है, तो वह बहुत संतुष्ट होता है कि चलो आज ओथेलो को कम से कम सज़ा मिलेगी, और उसे ये विश्वास हो जाता है कि ओथेलो को अब अवश्य ही दंड मिलेगा। ओथेलो का यह का आत्मविश्वास और अपनी शक्ति क्योंकि ये सीनेटर होता है तो इसे अपनी पावर पर भी बहुत विश्वास होता है कि उसकी जागरूकता, शक्ति के प्रति उसकी जागरूकता उसका ये विश्वास बढ़ा देती है कि वह ओथेलो को कठोर दंड दिला के ही रहेगा। परंतु होता क्या है, साथ ही ब्रेबेंशियो भी सम्मानित रूप से शक्तिशाली और प्रतिभाशाली सीनेटर है।
और इससे मना नहीं किया जा सकता है। अगर आप पूरे के पूरे प्ले को पढ़ोगे तो इसमें पता लगता है कि ब्रेवेंशियो भी एक बहुत ही सम्मानित और शक्तिशाली प्रतिभाशाली सीनेटर दिखाया जाता है। फिर भी निकट भविष्य में युद्ध की आशा को सोचते हुए जो ड्यूक होता है उस शक्तिशाली सेना नायक के विरुद्ध अधिक कड़ा कदम उठाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन ये जो ड्यूक है, क्योंकि उस समय अगर वह ओथेलो को दंडित करेगा, जेल में डाल देगा, तो युद्ध का समय है, इसलिए वह ब्रेवेंशियो की बात को बहुत ज़्यादा तवज्जो ना दे करके जो है ओथेलो को किसी भी तरीके से दंडित करने से मना कर देता है, बल्कि यहाँ पर दोनों पक्षों को बड़ी शालीनता से सुनता है। तो देखो कहानी कहाँ तक पहुँचती है। यानी कि जो सेना नायक ड्यूक होता है उस शक्तिशाली सेना नायक जो कि ओथेलो है के विरुद्ध कोई अधिक कड़ा कदम उठाने की स्थिति में नहीं है। तो यहीं पर जो एक्ट 1 का सीन सेकंड है वो भी समाप्त हो जाता है। अब हम बात करेंगे जो है एक्ट 1 का, और सीन थर्ड होगा। तो सीन थर्ड देखो, एक्ट 1 सीन थर्ड की बात करते हैं कि एक्ट 1 में सीन थर्ड हमारा क्या कहता है और सीन थर्ड की कहानी क्या है। अब इसमें कहानी थोड़ा चेंज होती है। एक जो ड्यूक होता है वो सीनेटर और भी वहाँ पर बहुत सारे महत्वपूर्ण अधिकारियों की सभा तो चल ही रही होती है। ओके, वे सब शत्रु की शक्ति तथा आक्रमण की संभावनाओं की सूचना पर भी विचार कर रहे होते हैं, लेकिन परिस्थितियाँ खतरनाक हैं। इसी मध्य एक नाविक ये सूचना लेकर के वहाँ पर आ जाता है कि कुछ तुर्की जहाज़ों का बहुत बड़ा दल जो है वो रोड्स की ओर, शब्द है RHODES, रोड्स की ओर जो है आते हुए देखा गया। ये सूचना उस समय बड़ी चौंकाने वाली थी और वे ये निष्कर्ष निकालते हैं कि साइप्रस पर योजनाबद्ध आक्रमण किया जाने वाला है। तुरंत ही उन्हें दूसरी चौंकाने वाली एक सूचना और मिलती है कि पहले दल में एक दूसरा दल आकर के मिल गया। यानी कि अब दो दल तुर्की जहाज़ों के बेड़े एक साथ मिल गए हैं और वो मिल करके अब जो है साइप्रस पर आक्रमण करने वाले हैं, और अब वे दोनों शक्तिशाली ढंग से साइप्रस की ओर बढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी आपात स्थिति थी उस समय, और देश का जो अस्तित्व था वो भी खतरे में दिखाई दे रहा था सीनेटरों को। और वहाँ के जो सीनेटर थे वो भली भांति ये बात जानते थे कि खतरे के इन दिनों में ओथेलो की सेवाओं की अत्यधिक आवश्यकता है, क्योंकि ओथेलो जब तक सेवा नहीं देगा, बहुत ही शक्तिशाली जो है लेफ्टिनेंट दिखाया जाता है ये, तो इसकी बहुत ज़रूरत है, अतः उसके विरुद्ध कोई कदम उठाना संभव नहीं है। अब ड्यूक क्या करता है, ओथेलो को आदेश देता है कि वह इस खतरे का सामना करने के लिए तुरंत स्वयं को तैयार कर ले, और उस सभा में ब्रेवेंशियो का स्वागत होता है। और जब ड्यूक उसकी ओर मुड़ता है तो वह बताता है कि वहाँ किसी विशेषाधिकार या राष्ट्रीय समस्या के कारण नहीं आया है। वह सीधे ही ये आरोप लगाता है कि उसकी पुत्री को पथभ्रष्ट कर दिया गया है। ड्यूक न्यायप्रिय है। वह जो ब्रेवेंशियो होता है, ड्यूक होता है, वो क्या करता है, ब्रेवेंशियो को इस तरीके से आश्वस्त करता है कि यदि अपराधी उसका अपना पुत्र भी है तो कानून के अनुसार अवश्य ही दंड मिलेगा। ड्यूक ये बात कहता है। किससे? सीनेटर से। किससे कहता है? ओके, ड्यूक कहता है ये बात किससे? सीनेटर से। अब जब उससे ये बात कह देता है यहाँ पर, तो देखो क्या चीज़ें कहानी चलती हैं। थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा। ब्रेवेंशियो से कहता है, ओके, अब सीनेटर से कहता है कि आप सिद्ध तो करो। तो वहाँ पर बताया जाता है, डेस्डेमोना भी सामने आती है, लेकिन डेस्डेमोना देखो क्या कहती है, समझिएगा उसकी कहानी। जब ब्रेवेंशियो उन्हें बताता है कि अपराधी कोई भी हो, कोई और नहीं बल्कि ओथेलो है, ये ब्रेवेंशियो कहता है अभी भी आपको पता नहीं लग रहा है राजा जी। ड्यूक से कहता है कि अपराधी कोई और नहीं बल्कि ओथेलो ही है। उससे सब कुछ स्पष्ट बताने के लिए कहा जाता है और वह स्वीकार कर लेता है
कि वह डेस्डेमोना को अपने साथ ले गया था और उसकी सहमति से ले गया, जबरदस्ती उठा करके नहीं ले गया, उसने उससे विवाह कर लिया है। ओके, जब ब्रेवेंशियो इस बात पर जोर देता है कि उस निर्दोष लड़की को फुसलाने के लिए ओथेलो ने किसी जादू टोने का प्रयोग किया है, तो ओथेलो उन सब से कहता है कि अगर मैंने तुम्हारी बेटी डेस्डेमोना के ऊपर अगर कोई जादू टोना किया है तो आप खुद ही अपनी बेटी डेस्डेमोना से पूछ लो ना कि मैंने क्या उसके ऊपर जादू टोना कर दिया है। डेस्डेमोना से आप खुद ही पूछ लो, वो खुद ही बताएगी। ओथेलो अपनी संपूर्ण कहानी, प्रेम कहानी बताता है शुरुआत से लास्ट तक कि मुझे डेस्डेमोना से कैसे प्यार हुआ या डेस्डेमोना मुझसे कैसे प्यार करने लगी। तो ये कहानी थोड़ा संक्षिप्त में मैं भी बता देता हूँ तुम्हारे लिए। वह प्रायः क्या करता था, ब्रेवेंशियो के घर जाया करता था, जहाँ वह अपने जीवन के अनेक बहुत सारे जो पूरे जीवन भर में उसने को बहुत सारी खतरनाक घटनाओं को और उन कठिनाइयों के बारे में बताता था जिनका उसने समय समय पर अपने जीवन में सामना किया था। और जब वह इन कठिनाइयों को डेस्डेमोना को बताता था तो डेस्डेमोना इसकी इन वीरतापूर्ण कहानियों को बड़े ध्यानपूर्वक सुना करती थी और इन कहानियों को सुन सुन करके कब डेस्डेमोना को ओथेलो से प्यार हो गया, ये बात डेस्डेमोना को भी समझ नहीं आई। डेस्डेमोना लगातार फिर उसकी वीरता पूर्ण कहानियों को सुन करके उससे प्रेम करने लगती है, ओथेलो से। यागो अपने साथ डेस्डेमोना को लेकर वहाँ आता है। अब जो यागो होता है वो डेस्डेमोना को लेकर के ड्यूक के दरबार में पहुँचता है, तो ओथेलो द्वारा बताएगी सभी बातों की वो स्वीकृति दे देती है, क्योंकि ओथेलो ने कुछ भी नहीं बताया, जैसा ओथेलो बताता है वैसा ही डेस्डेमोना उनकी सत्यता की पुष्टि कर देती है। जब ब्रेवेंशियो पिता के रूप में अपने अधिकार का दावा करती है तो डेस्डेमोना उसे अस्वीकार कर देती है, कहती है कि अब मेरी शादी हो चुकी है, अब आपसे कहीं ज़्यादा अधिकार मेरे शरीर पर, मेरी आत्मा पर, मेरे पति का है। ओके, इसलिए वह अपने पिता ब्रेवेंशियो के दावों को ठुकरा देती है। ओके, और वह ये घोषणा करती है कि वह प्रसन्नता से, अर्थात ब्रेवेंश, यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूँ, थोड़ा सा मैं मिस कर रहा हूँ कि यह केवल उसके विवाह से पहले था। आप हमारे पिता, आपका मेरे ऊपर जो अधिकार था वो विवाह से पहले था, अतः अब तो स्वामी भक्ति अपने पति के प्रति है उसकी, क्योंकि अब वह तुमसे, डेस्डेमोना कहती है, अब तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, हमारे पति ही हमारे लिए परमेश्वर हैं। ये बात कौन कहता है, डेस्डेमोना कहती है। किससे? ब्रेवेंशियो से। ब्रेवेंशियो के पास उसके संबंधों को स्वीकार करने के अतिरिक्त अब कोई मार्ग ही नहीं बचा था, सारे मार्ग डेस्डेमोना ने बंद कर दिए ये बात कह करके। ओके, अतः वह घोषणा करता है कि वह प्रसन्नता से करता है कि वह प्रसन्नता से डेस्डेमोना को ओथेलो को दे देता है, यानी कि कह देता है कौन, ब्रेवेंशियो ओथेलो को किसे सौंप देता है, सॉरी, डेस्डेमोना को किसे सौंप देता है, ओथेलो के लिए, और वह वहाँ से चला जाता है। ड्यूक उसे धैर्यपूर्वक परिस्थिति का सामना करने के लिए सलाह देता है। कौन? ड्यूक। किससे? ब्रेवेंशियो के लिए। अब वे अब ओथेलो को आदेश देते हैं कि वह साइप्रस, लेकिन यहीं पर ये जो ब्रेवेंशियो होता है वो ओथेलो को एक सलाह देता है, कहता है कि जब एक लड़की डेस्डेमोना अपने पिता को धोखा दे सकती है तो आने वाले समय में वो तुम्हें भी धोखा दे जाएगी, ध्यान रखना। एक लड़की अपने पिता की नहीं हो सकी तो वो तुम्हारी भी कभी नहीं हो पाएगी, ये भी ध्यान रखना। अर्थात ये बात कह करके ये ब्रेवेंशियो वहाँ से चला जाता है, और ये जो ड्यूक होता है वो ओथेलो को आदेश देता है कि तुम जाओ साइप्रस पर पूर्ण नियंत्रण अपना ग्रहण कर लो। ओके, डेस्डेमोना पीछे अपने पिता के साथ ठहरना नहीं चाहती है, और डेस्डेमोना भी चाहती है कि उसे भी ओथेलो के साथ साइप्रस जाने की आज्ञा मिल जाए, परंतु क्रोध में ब्रेवेंशियो जो होता है वो श्राप भी देता है डेस्डेमोना को, एक दिन ओथेलो को भी वो इसी प्रकार धोखा देगी जैसे उसने अपने पिता को साथ किया, जैसे उसने आज अपने पिता ब्रेवेंशियो को धोखा दिया है। कहानी
रोड्रिगो के लिए ये निर्णय बहुत खतरनाक, सॉरी यहाँ पर हम बात करेंगे अब कहानी थोड़ा चेंज होती है। रोड्रिगो के लिए ये निर्णय बहुत निराशाजनक है, क्योंकि उसे लगा कि आज ओथेलो डेस्डेमोना से अलग हो जाएगी, और जैसी ओथेलो डेस्डेमोना से अलग होगी, ओथेलो जो है डेस्डेमोना से अलग होगा, वैसे ही डेस्डेमोना से मैं शादी कर लूँगा। लेकिन इसे बेचारे को फिर से निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि डेस्डेमोना को प्राप्त करने के लिए उसकी सभी आशाएं अब समाप्त हो गई। जब वह अब ये जो रोड्रिगो है वो कहता है अब मेरा जीवन जीने से फ़ायदा ही क्या है संसार में, सब कुछ तो लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरी संपत्ति, मेरा रुपया पैसा तो कौन यागो ले गया। ये लालसा देता रहा लास्ट तक कि वह तेरी उसकी शादी कराएगा डेस्डेमोना से, लेकिन आज डेस्डेमोना से उसकी शादी नहीं हो जाए तो वो अब अपनी जो है सुसाइड करना चाहता है, अपने आप को मार देना चाहता है, आत्महत्या करना चाहता है। तो यागो उसको साहस बढ़ाता है, यागो फिर आ जाता है बीच में और रोड्रिगो को साहस देता है कि उसे धैर्य नहीं खोने की सलाह देता है। यार धैर्य मत खो, ओके, धैर्य बनाए रखो, पैसे से बनाए रखो, जीत तुम्हारी होगी, डेस्डेमोना तुमको मिलेगी, डेस्डेमोना से तुम्हारी एक दिन शादी जरूर होगी। वह उसे बताता है कि ये परिस्थितियाँ उसे भविष्य में डेस्डेमोना को प्राप्त करने की ओर ले जाएंगी, क्योंकि उसके विचार में इस बात की बहुत कम संभावना है कि उनका प्रेम ये बहुत दिनों तक चल पाएगा। ये जो दोनों लोगों का प्रेम है ना, वो बहुत दिनों तक नहीं देख पाएगा। तूने ओथेलो को देखा है, उसकी सूरत कैसी है, काला सांड लगता है, भैंसा जैसा, ओके, वो उसके और वो एक सुंदर कली एकदम लगती है, वो उसके जैसा नहीं चल पाए, उसके साथ ये बहुत ज़्यादा रिश्ता नहीं चल पाएगा। और फिर उनकी एज का डिफरेंस देखते हो, वो एकदम कितना बड़ा लगता है, एजड लगता है, और वो एकदम ओके प्यारी सी कन्या लगती है। तो ये रिश्ता बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। इस तरीके से वो किसको समझाता है, रोड्रिगो को, कौन, यागो, कि जब ये रिश्ता बहुत दिनों तक नहीं टिकेगा तो आपस में जब जिस दिन ये अलग होंगे उस दिन तुम्हारी शादी करा दी जाएगी उससे। ये अवश्य ही कुछ समय में समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये जो ओथेलो है ना वो बिल्कुल जंगली है, और दूसरी वेनिस की धनाढ़ महिला है। वो रोड्रिगो को बताता है कि आत्महत्या करने के बजाय वह अपने प्रेम को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, मरने के बजाय आप अपने प्यार को कैसे पा सकते हो उसकी कामना करो। ओके, ये केवल कुछ और धन का प्रबंध कर ले और हिम्मत ना हारे, तुम थोड़ा धन और इकट्ठा करो, यागो कहता है किससे, रोड्रिगो से, ठीक है। दृश्य के अंत में अगर हम बात करें आप लोगों से, तो जो यागो है वो एक सलीलुकी बोलता है, सलीलुकी उसमें क्या बोलता है कि अपने षड्यंत्र की ओर इशारा करता है कि वह पहली बार अपना ये संदेश प्रकट करता है, और ओथेलो के उसकी पत्नी के साथ भी अवैध संबंध हैं। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे जो यागो हो ना बड़ा दुष्ट है, सही में बहुत दुष्ट है ये यागो। ये यागो क्या कहता है, उसकी एक पत्नी होती है इमिलिया, और ये कहता है कि मुझे खुद उससे बहुत ज़्यादा जेलसी है, किससे, ओथेलो से, क्योंकि ओथेलो के नाजायज़ संबंध किसके साथ बताता है कि मेरी पत्नी इमिलिया के साथ हैं, इसलिए मैं भी ओथेलो से बदला लेना चाहता हूँ। तो देखो कितना गंदा सोच रखता है ये, डैट मीन्स लास्ट तक देखिएगा, इसकी करतूतें आपको बता नहीं सकते। ओके, संभवतः ओथेलो के उसके पत्नी के साथ अवैध संबंध है, अर्थात वह भी उससे बदला लेना चाहता है। यागो कहता है किससे, रोड्रिगो से, कि ओथेलो के मेरी पत्नी इमिलिया के साथ नाजायज संबंध है और वो भी ओथेलो से बदला लेना चाहता है। तो दोस्तों यहीं पर इस एक्ट की भी समाप्ति हो जाती है, एक्ट की भी समाप्ति हो जाती है और सीन की भी। अब हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस, ये वीडियो नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि पूरी बुक को, पूरे प्ले को एक वीडियो में कवरअप कर पाना बड़ा मुश्किल है दोस्तों। ओके, एक्ट सेकेंड और सीन फर्स्ट से हम इसके सेकेंड पार्ट की ओर चलेंगे, तो दूसरे पार्ट में देखेंगे। यहाँ पर जय हिंद, जय भारत दोस्तों।